हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 4 लेक्चर्स की ये सीरीज है एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2। फ्रेंड्स, दिस इज पार्ट ऑफ GS1 इंडियन सोसाइटी एंड पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आज जो एक सेलिएंट फीचर हम डिस्कस करेंगे वो है कास्ट सिस्टम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जाति प्रथा। एंड फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब जब हम कास्ट की बात करते हैं तो ये जो वर्ड है कास्ट, इसका ओरिजिन होता है स्पेनिश वर्ड कास्टा से, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? रेस और ए ग्रुप हैविंग हेरिडेटरी क्वालिटी। या तो रेस या फिर एक ऐसे ग्रुप से जिसमें हेरिडेटरी क्वालिटीज होती हैं। फ्रेंड्स, हेरिडेटरी मतलब क्या होता है? आनुवांशिक, जो एक फादर से उसके सन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये जो पोर्तुगीज जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने ये कास्ट जो वर्ड है इसको यूज किया था। और क्यों किया था? जाति को डिनोट करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, आज भी काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन होता है, कास्ट क्या होती है, जाति क्या होती है, वर्ण क्या होता है, क्लास क्या होती है, ठीक है। तो ये सारे कन्फ्यूजन आज हम इस लेक्चर में दूर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लें कि कास्ट की डेफिनेशन क्या होती है। फ्रेंड्स, कास्ट बेसिकली एक हेरिडेटरी सोशल ग्रुप होता है। इसका मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। विच डज नॉट परमिट सोशल मोबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? मान लीजिए कोई एक बंदा है, ठीक है, कोई एक बंदा है एंड इसकी कास्ट क्या है? कुम्हार। ये एक पॉटर है। अब इट डज नॉट परमिट सोशल मोबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि इसके जो चिल्ड्रन होंगे उनकी कास्ट भी कुम्हार ही होगी, वो उसको चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये एक हेरिडेटरी सोशल ग्रुप है, ठीक है। तो जो इसकी कास्ट होगी वो इसकी जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएगी। इसके बाद इट इन्वॉल्व्स रैंकिंग अकॉर्डिंग टू बर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे ही किसी का बर्थ होता है, ठीक है, उसी के साथ उसकी कास्ट डिसाइड हो जाती है। और ये जितनी भी कास्ट होती हैं इनकी एक रैंकिंग होती है, कुछ अपर कास्ट होंगी, कुछ लोअर कास्ट होंगी, ठीक है। विच अफेक्ट्स वन ऑक्यूपेशन, मैरिज एंड सोशल रिलेशनशिप्स। आपकी जो कास्ट होती है वो आपके ऑक्यूपेशन को डिसाइड करती है। मीन्स अगर आपकी कास्ट एक कुम्हार है या फिर पॉटर है, इट मीन्स आपका ऑक्यूपेशन भी वही होगा। देन मैरिज, अगर आपको शादी करनी है तो आप किसी से भी शादी नहीं कर सकते हो, आपको सेम कास्ट में ही शादी करनी होगी। इसको क्या बोलते हैं? एंडोगेमी, ठीक है। जब आप सगोत्र विवाह करते हो, ठीक है, जब आप अपनी ही कास्ट में विवाह करते हो, मीन्स एक कुम्हार की शादी कुम्हार के साथ ही होगी। देन सोशल रिलेशनशिप, आपकी फैमिली क्या होगी, आपके रिलेशनशिप किस तरह के होंगे, ये भी आपकी कास्ट ही डिसाइड करती है। तो फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन होती है कास्ट की और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस डेफिनेशन को याद कर लीजिए। नेक्स्ट डायमेंशन इज हिंदू थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और वो थ्योरी कौन सी है? वर्ण आश्रम ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड, जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसमें केवल 3 वर्ण की बात हुई थी और आगे जाके टोटल 4 वर्ण हमको देखने को मिलते हैं। एंड जो हिंदू थ्योरी है वो वर्ण और आश्रम की बात करती है। कास्ट का ओरिजिन तो काफ़ी लेट आया था। और ये जो वर्ण होते हैं ये टोटल 4 वर्ण थे। सबसे पहले ब्राह्मण, सेकेंड वन इज क्षत्रिय, थर्ड वन इज वैश्य एंड फोर्थ वन इज शूद्राज। एंड फ्रेंड्स, वर्ण सिस्टम का पर्पस क्या था? ये डिसाइड करना कि हर वर्ण का ऑक्यूपेशन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण का ऑक्यूपेशन क्या होगा? वो प्रीस्ट होंगे, वो टीचिंग का काम करेंगे। क्षत्रिय का फंक्शन होगा रूल करना, वैश्य का फंक्शन होगा प्रोडक्शन करना, और शूद्र का फंक्शन होगा टू सर्व अदर्स, ठीक है। सिमिलरली दूसरा सिस्टम था आश्रम सिस्टम, और उसका पर्पस क्या था? टू डिसाइड कोड ऑफ कंडक्ट। जो इंडिविजुअल होंगे उनको किस तरह से अपना कंडक्ट करना है, इस चीज को मेंशन किया गया था आश्रम सिस्टम में। फ्रेंड्स, हमने देखा था जब लैंड ग्रांट का सिस्टम आया था तो उसमें ट्राइबल एलिमेंट्स
ब्राह्मणिकल सिस्टम में उनकी एंट्री होती है और इसी से शुरुआत होती है कास्ट सिस्टम की। दूसरा हमने ये भी देखा था कि जो फॉरेन एलिमेंट्स थे जैसे कि कुशांस, ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस, ठीक है, इन सबको भी इंडियन सोसाइटी में इंटीग्रेट किया था और फिर इसी तरह से शुरुआत होती है नई नई कास्ट की। ठीक है, तो जब हम हिंदू सोसाइटी की बात करते हैं तो शुरुआत में हम वर्ण की बात करते हैं, आश्रम की बात करते हैं, जबकि जो कास्ट सिस्टम है ये काफ़ी लेट आता है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड जाति, जाति या फिर इसको बोलते हैं कास्ट। ठीक है, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो वर्ण सिस्टम आपको सुनने को नहीं मिलेगा, ये केवल एक टेक्सुअल व्यू है, आपको किताबों में मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करें कि फील्ड पे क्या है, तो फील्ड पे हमको दिखता है जाति, कास्ट। ठीक है, जाति आपके बर्थ से डिसाइड हो जाती है, जैसा मैंने आपको समझाया था, जबकि वर्ण का बेसिस क्या है, आपका ऑक्यूपेशन, आप क्या काम कर रहे हो। अगर ओरिजिन की बात करें, वर्ण हमको मिलते हैं ऋग्वेदा में, जबकि कास्ट सिस्टम या फिर जाति काफ़ी लेट हमको देखने को मिलती है। वर्ण केवल 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ठीक है, जबकि जाति काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 4000 जाति हमको देखने को मिलती है। देन अनटचेबल्स, शुरुआत में वर्ण सिस्टम में अनटचेबिलिटी कुछ थी नहीं, ये तो बाद में आई थी, जबकि जाति व्यवस्था में, कास्ट सिस्टम में अनटचेबिलिटी उसका एक इंटीग्रल पार्ट होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये जो वर्ण सिस्टम है ये पैन इंडिया हायरार्की है, पूरे इंडिया में आपको मिलेगा। ये जो चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये आपको पूरे इंडिया में मिलेंगे, नॉर्थ से लेके साउथ में और ईस्ट से लेके वेस्ट में। लेकिन जो जाति सिस्टम है इसमें आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी। कोई जाति हो सकता है राजस्थान में लोअर कास्ट हो, लेकिन हो सकता है किसी और रीजन में वो अपर कास्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपको एक यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती है कास्ट सिस्टम में। अब नेक्स्ट डायमेंशन आती है क्राइटेरिया ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। फ्रेंड्स हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन होता है, किस तरह से उसमें डिविजन्स होते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो डिविजन होते हैं ये 2 बेसिस पे होते हैं मेनली। फर्स्ट बेसिस क्या है, कास्ट, और दूसरा बेसिस क्या है, क्लास। फ्रेंड्स इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे कि एज, आपका जेंडर क्या है। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं ये दोनों ही, और इन दोनों में जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कास्ट एंड क्लास इसमें क्या डिफरेंस होता है। अब फ्रेंड्स मेंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड कास्ट, इसको हम काफ़ी डिटेल में करेंगे। पहला डिफरेंस होता है बेसिस। क्लास का बेसिस क्या है, आपकी एबिलिटी। ठीक है, आपके पास कितनी पावर है, कितनी वेल्थ है, कितनी प्रेस्टीज है। जबकि कास्ट का बेसिस होता है बर्थ, आपने किस कास्ट में बर्थ लिया है। नंबर 2, क्या आप क्लास या फिर कास्ट को चेंज कर सकते हो, सोशल मोबिलिटी। तो फ्रेंड्स जहां तक क्लास की बात है, इट इज़ नॉट हेरिडेटरी, आप इसको चेंज कर सकते हो। और कैसे, बाय एक्विजिशन ऑफ एबिलिटी, बाय एक्विजिशन ऑफ पावर, बाय एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। लेकिन कास्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक बार जो कास्ट आपके साथ चिपक गई वो हमेशा रहेगी। तीसरा डिफरेंस क्या आता है, मैरिज। फ्रेंड्स जहाँ तक क्लास की बात है, आपकी मैरिज किसी के साथ भी हो सकती है, एक्सोगेमी एंडोगेमी दोनों ही पॉसिबल हैं। लेकिन कास्ट में केवल और केवल एंडोगेमी ही हो सकती है। इसका मतलब जिस कास्ट में आपका बर्थ हुआ है उसी कास्ट में आपकी शादी होगी। देन मोबिलिटी इज अलाउड, मोबिलिटी इज नॉट अलाउड, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देन जब हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास में मेनली पावर एंड वेल्थ जो कि सेक्युलर क्राइटेरिया होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि कास्ट में रिचुअल क्राइटेरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ब्राह्मण है लेकिन उसके पास पावर या वेल्थ नहीं है, तब भी उसकी कास्ट काफ़ी अपर कास्ट मानी जाएगी, भले ही उसकी क्लास लो क्लास में आए। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इज जो क्लास सिस्टम है ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, पूरे वर्ल्ड में आपको मिलेगा। अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास ये आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक कास्ट सिस्टम की बात है मेनली ये आपको इंडिया में ही देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फोकस करना होगा मेनली वर्ड पे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ
कि ये केवल इंडिया में आपको मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से इंडिया में ही हमें कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स, ये एक पिक्चर आई थी आर्टिकल 15, उसका एक काफ़ी फेमस ये सीन है। इस सीन में इस चीज़ को दिखाया गया है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम आज भी कितना प्रीवेलेंट है, और स्पेशली अगर हम रूरल इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे आज भी इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम वन बाय वन ये जो कास्ट सिस्टम है इसकी डिफरेंट डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम के। काफ़ी सारे फीचर्स हैं और ये सारे फीचर्स आपको याद होने चाहिए, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट फीचर है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। फ्रेंड, जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रेटिफिकेशन हमको देखने को मिलता है, मतलब एक डिवीजन हमको देखने को मिलता है, लेकिन वो डिवीजन का बेसिस क्या है ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो कास्ट सिस्टम का इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन या फिर डिवीजन कास्ट के बेसिस पे होता है। एंड फ्रेंड्स, आपकी कास्ट आपके बर्थ के बेसिस पे डिपेंड करती है। फ्रेंड्स, सोसाइटी के डिवीजन में एक स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, एक हायरार्की आपको देखने को मिलेगी। टॉप में आपको ब्राह्मण देखने को मिलेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्रा एंड फिर अनटचेबल्स आपको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण हैं उनका ओरिजिन लॉर्ड ब्रह्मा के मुंह से हुआ है, उनके माउथ से हुआ है, जबकि क्षत्रिय का ओरिजिन लॉर्ड ब्रह्मा के हैंड से हुआ है। वैश्य का ओरिजिन लॉर्ड ब्रह्मा की थाई से हुआ है। एंड लास्ट में जो शूद्रा हैं या फिर अनटचेबल्स हैं उनका ओरिजिन लॉर्ड ब्रह्मा के फीट से हुआ है, और इसी के बेसिस पे ये हायरार्की डिसाइड होती है। एंड दोस्तों, यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आता है, वो है पोल्यूशन एंड प्योरिटी का। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमको हायरार्की भी देखने को मिलती है, और ये सेकंड फीचर है कास्ट सिस्टम का। फ्रेंड्स, कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जो ज़्यादा प्योर माने गए हैं, और जो कास्ट उन ऑक्यूपेशंस को करती है उनकी हायरार्की काफ़ी ऊंची मानी गई है। सिमिलरली कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो इम्प्योर माने गए हैं, और जो कास्ट उन ऑक्यूपेशंस को परफॉर्म करती है उनका प्लेस काफ़ी नीचे रखा गया है, जैसे कि शूद्रा या फिर अनटचेबल्स। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे टीचिंग है, प्रीस्ट हो गए, ये एक प्योर फंक्शन माना गया है, इसलिए ब्राह्मण का प्लेस काफ़ी ऊंचा होता है। सिमिलरली मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये एक इम्प्योर फंक्शन माना जाता है, और जो कास्ट इसको परफॉर्म करती है उसका प्लेस इस कास्ट सिस्टम में, इस हायरार्की में काफ़ी नीचे होता है। देन नेक्स्ट फीचर इज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, एक कास्ट के बीच में अगर कोई इश्यूज होते हैं तो उसका निपटारा कास्ट पंचायत के द्वारा किया जाता है, और जो रूरल इंडिया है वहाँ पे आज भी कास्ट पंचायत काफ़ी प्रोमिनेंट होती हैं। देन नेक्स्ट फीचर इज डिस्टिंक्शन इन कस्टम, ड्रेस एंड स्पीच। फ्रेंड्स, हर कास्ट के स्पेसिफिक उसका कस्टम होता है, उसकी कॉस्ट्यूम्स होती हैं, उसका ड्रेसिंग पैटर्न होता है, और उसकी लैंग्वेज होती है। देन नेक्स्ट वन इज प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो प्योर माने जाते हैं, एंड कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पोल्यूटेड माने जाते हैं। जो कास्ट लिकर को कंज्यूम करती है, नॉन वेज को खाती है, ठीक है, उनको लोअर कास्ट का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट फीचर इज ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन। फ्रेंड्स, हर कास्ट के साथ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, वो कास्ट क्या काम करेगी ये फिक्स होता है, और वो ऑक्यूपेशन आप चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कुम्हार, एक पॉटर है तो उसका ऑक्यूपेशन क्या होगा? पॉटरी। ठीक है, एक बार्बर या फिर एक नाई है तो उसका ऑक्यूपेशन क्या होगा? हेयर कटिंग। ठीक है, तो हर कास्ट के साथ एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन जुड़ा होता है। हालांकि अर्बन एरियाज में हमको काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रूरल इंडिया में आज भी इसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट फीचर इज सिविल एंड रिलीजियस डिसएबिलिटीज। फ्रेंड्स, हर कास्ट पे कोई ना कोई डिसएबिलिटी इम्पोज की जाती है, ताकि जो प्योरिटी एंड जो पोल्यूशन वाला प्रिंसिपल है उसको मेंटेन किया जा सके। आपने अक्सर सुना होगा कि एक दलित कास्ट को विलेज में जो कॉमन वेल है, जो कुआं है, उससे पानी भरने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इस तरह की सिविल एंड रिलीजियस डिसएबिलिटीज हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट फीचर इज एंडोगेमी, मतलब सगोत्र विवाह। फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि एक जो पर्टिकुलर कास्ट है
उसके बंदे की शादी उसी कास्ट में ही हो सकती है, वो किसी दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर पाएगा। देन नेक्स्ट फीचर इज अनटचेबिलिटी। फ्रेंड्स, कुछ कास्ट को एकदम इम्प्योर माना गया है और उनको कहा जाता है अनटचेबल्स, और ऐसी कास्ट को बाकी की सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? अछूत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक फीचर है इंडियन कास्ट सिस्टम का। नेक्स्ट फीचर इज मैनुअल स्कैवेंजिंग। फ्रेंड्स, हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन की, तो इसी के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग को एक पोल्यूटेड फंक्शन माना गया है और इसको परफॉर्म करने की जिम्मेदारी जो लोअर कास्ट होती है उन्हीं को दी गई है। ठीक है, देन कास्ट बेस्ड वायलेंस इन इंडिया। फ्रेंड्स, विद टाइम जो लोअर कास्ट हैं वो अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको डिमांड कर रही हैं, और इससे क्या हो रहा है, जो एक कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पे कास्ट बेस्ड वायलेंस हुई है। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली 2019 में महाराष्ट्र में एक डॉक्टर थी, डॉक्टर पायल ताड़वी, उन्होंने सुसाइड किया क्योंकि उनकी रैगिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती थी। हाथरस गैंग रेप एंड मर्डर अभी काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है, तो इससे हमको देखने को पता चलता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जो अपर कास्ट और जो लोअर कास्ट है उनके बीच में। देन पॉलिसी ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट काफ़ी सारे अफर्मेटिव एक्शंस ले रही है, जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको 15% रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में, एंड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन सब में इनको रिजर्वेशन की सुविधा दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, लेकिन अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें, प्रेजेंट सोसाइटी की बात करें, तो काफ़ी सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटर कास्ट मैरिज। ठीक है, अलग अलग कास्ट के लोगों के बीच में शादियां हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चैलेंज टू ऑर्थोडॉक्सी, जो काफ़ी सारी ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज, बैन ऑन विडो रीमैरिज, इन सबको अभी चैलेंज किया जा रहा है। न्यू फूड हैबिट्स। फ्रेंड्स, अब आपको होटल्स देखने को मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो आपके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, ये सब जनरली अब अर्बन एरिया में तो देखने को नहीं मिलता है। चेंजेज इन ऑक्यूपेशन। फ्रेंड्स, देखिए, जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ उसका ऑक्यूपेशन जुड़ा होता है, लेकिन अब विद टाइम इसमें काफ़ी चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। इवन जो ब्राह्मण हैं अब वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जो वैश्याज हैं वो टीचिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको ऑक्यूपेशन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जो लोअर कास्ट है उसकी पोजीशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और इसमें गवर्नमेंट का काफ़ी अहम रोल होता है। काफ़ी सारे लॉज वगैरह बनाए गए हैं, अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए हैं जैसे कि रिजर्वेशन। ठीक है, कमीशंस बनाए गए हैं, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, तो उससे इनकी पोजीशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है। इसके अलावा अब जो कास्ट सिस्टम है वो एक पॉलिटिकल टूल भी बन चुका है। ठीक है, तो ये भी हम काफ़ी डिटेल में इसको देखने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि कास्ट सिस्टम के डिफरेंट फीचर्स क्या हैं, फिर हमने ये देखा कि उसमें किस तरह से चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। अब अगली डायमेंशन आती है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम में हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं, और उसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर आता है संस्कृताइजेशन। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है मेंस में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय संस्कृताइजेशन। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जो सोशल स्ट्रक्चर होता है उसमें एक हायरार्की होती है। जो कास्ट हाई लेवल पे होंगी उनका स्टेटस ज़्यादा होता है, उनके पास पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ ज़्यादा होती हैं, और जो कास्ट लो कास्ट मानी जाती हैं उनके पास पावर, प्रेस्टीज एंड वेल्थ कम होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि हर लो कास्ट चाहेगी कि वो उसका स्टेटस चेंज हो, एक अपवर्ड मोबिलिटी वो फॉलो करना चाहती है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रोसेस है संस्कृताइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट के बिहेवियर, लाइफ स्टाइल को फॉलो करने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग नॉनवेज को छोड़ देंगे और अब वेजिटेरियन बन जाएंगे। अब फ्रेंड्स, जब हम संस्कृताइजेशन की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमको याद रखने होंगे। नंबर 1, केवल वो ही लोअर कास्ट अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है जो टचेबल कैटेगरी में आती हो। अनटचेबल्स अपने आप को सेंसिटाइजेशन के माध्यम से अपना स्टेटस इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। सेकंड पॉइंट,
उस कास्ट का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो अच्छा होना चाहिए। इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होना चाहिए। नंबर 3, ये जो प्रोसेस है ये ग्रुप प्रोसेस है, ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, ठीक है, इट्स अ ग्रुप प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट इज, ये जो प्रोसेस है ये ओवरनाइट नहीं होगा, बल्कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। अगर कोई कास्ट अपना स्टेटस इंप्रूव कर रही है तो ये चीज़ रातों रात नहीं हो जाएगी, इसमें काफ़ी जनरेशंस लग जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, इससे केवल पोजिशनल चेंज ही आपको मिलेगा, पोजिशनल चेंज। इससे कास्ट सिस्टम में स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा दोस्तों, मान लो कोई कास्ट है एक्स और वो अपने आप को इंप्रूव कर लेती है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अभी वो अगर लो कास्ट में आती है तो अब वो अपर कास्ट में आ जाएगी, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है कास्ट सिस्टम का, हायरार्की का, उस पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कास्ट अपना स्टेटस इंप्रूव करना चाहती है उसको कोई एक मिथ या फिर एक स्टोरी प्रोपोगेट करनी होगी। अगर वो अपने आप को किसी अपर कास्ट से लिंक करती है तो उसको एक मिथ या फिर स्टोरी प्रोपोगेट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आगरा में जाटव लोग होते हैं, ये लोग अनटचेबल्स हैं, ठीक है, चमार कम्युनिटी से ये लोग बिलोंग करते हैं और इनका काम क्या होता है, लेदर वर्क। ब्रिटिश पीरियड में क्योंकि शू मेकिंग काफ़ी बढ़ गई थी तो उस दौरान ये जो जाटव थे इनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है और उसके बाद ये लोग इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि अब वो अपना जो स्टेटस है, जो उनकी लो कास्ट है, उसको इम्प्रूव करेंगे। तो उसके लिए वो एक स्टोरी प्रोपोगेट करते हैं कि वो लोग बेसिकली क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं और जब लॉर्ड परशुराम ने क्षत्रियों की किलिंग स्टार्ट की थी तो उस समय वो लोग फॉरेस्ट में जाके छुप गए, ठीक है, और अपने आप को सरवाइव करने के लिए उन्होंने लेदर वर्क को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने एक स्टोरी प्रोपोगेट की और अपना एक रिलेशन बनाया क्षत्रिय क्लैन के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि वो अनटचेबल्स थे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनटचेबल्स अलाउड नहीं है, तो जो वहाँ के जो हाई कास्ट के लोग थे उन्होंने इसको अपोज किया, ठीक है। तो संस्कृताइजेशन के माध्यम से तो उनका स्टेटस इंप्रूव नहीं हो पाया, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिकली वो काफ़ी वेल ऑफ थे और नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा था उनका, तो वो एक बहुत ही पॉपुलर वोट बैंक बन चुका था और उस वजह से उनका स्टेटस जो है काफ़ी इम्प्रूव हो गया। तो दोस्तों ये होता है संस्कृताइजेशन। सेकेंड फैक्टर है वेस्टर्नाइजेशन, जिसकी वजह से ये रिजिड कास्ट सिस्टम एक फ्लेक्सिबल सिस्टम में चेंज होता है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, एक सोसाइटी वेस्टर्न थॉट्स, वेस्टर्न कल्चर जैसे कि रैशनल आउटलुक, ह्यूमनिज्म को फॉलो करती है। जो वेस्टर्न ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, जैसे कि उनकी लाइफ स्टाइल, इंग्लिश लैंग्वेज, ड्रेसिंग पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न, इनको फॉलो किया जाता है और इससे होता क्या है कि जो सोशल मोबिलिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया वेस्टर्नाइजेशन। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, विच इज मॉडर्नाइजेशन। फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, जो सोसाइटी है वो साइंटिफिक आउटलुक, रेशनल एटीट्यूड, हाई सोशल मोबिलिटी, इन सबको फॉलो करने लग जाती है। और जब आप नए नए ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करेंगे तो ये जो रिजिड कास्ट सिस्टम है ये चेंज हो जाता है फ्लेक्सिबल सिस्टम में। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डाउट आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मॉडर्नाइजेशन है ये काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। कोई भी सोसाइटी बिना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किए हुए मॉडर्नाइज हो सकती है। आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। मतलब आपको जरूरी नहीं कि आप वेस्टर्न थॉट्स को ही फॉलो करें। कोई भी सोसाइटी अगर वो अपने आउटलुक को मॉडर्न कर लेगी, रेशनल कर लेगी, उसका आउटलुक साइंटिफिक हो जाएगा, इसका मतलब वो सोसाइटी मॉडर्न हो गई है। आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप वेस्टर्न थॉट्स को फॉलो करें। एंड फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ की तो वहाँ पे हमको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन
एंड वेस्टर्नाइजेशन देखने को मिलता है। और इसीलिए जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे हमको कास्ट की जगह क्लास सिस्टम ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जिसकी वजह से ये कास्ट सिस्टम वीकन होता है। फ्रेंड्स देखिए, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक तो माइग्रेशन बढ़ा है, और जब मूवमेंट बढ़ेगा, मोबिलिटी बढ़ेगी, तो लोगों का कांटेक्ट बढ़ेगा और इससे जो रिजिडिटी होती है वो कम होती है। अगर हम बात करें अर्बनाइजेशन की या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो इसका एक फीचर होता है एनोनिमिटी। आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले की कास्ट क्या है, ठीक है। देन पब्लिक प्लेसेस का यूज़ काफ़ी बढ़ा है, जैसे कि थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स, कैंटीन्स। अब अगर आप किसी कैंटीन में खाना खाने जाएंगे तो वहाँ आप किसी की कास्ट थोड़ी पूछते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये जो कास्ट सिस्टम है ये काफ़ी वीकन हुआ है। देन अर्बनाइजेशन में क्या होता है, एक तो मोबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं, बसेज, ट्रेन्स, जहाँ पे आपको ग्रुप में ट्रेवल करना होता है, और इसी वजह से ये जो कास्ट सिस्टम है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हो रहा है। अब फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ फैक्टर्स और भी हैं जिससे कास्ट सिस्टम वीकन हो रहा है, जैसे कि ब्रेकडाउन ऑफ जजमानी सिस्टम। अब ये जजमानी सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? इट्स अ सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन फॉर लोअर कास्ट। इसमें क्या होगा, जो लोअर कास्ट होती हैं इनको क्या कहा जाता है? कामिन। ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, और ये सर्विस किसको प्रोवाइड करते हैं? जो हाई कास्ट होती है उसको, और इन रिटर्न ये इनको सैलरी या फिर फूड ग्रेन्स वगैरह देते हैं। तो फ्रेंड्स ये सिस्टम रूरल इंडिया में काफ़ी प्रोमिनेंट था, लेकिन अभी इसमें हमको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स ये सिस्टम एक परमानेंट सिस्टम होता है, परमानेंट, और हेरिडेटरी होता है। मतलब जो लोअर कास्ट एक हाई कास्ट फैमिली से जुड़ गई तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन उसी फैमिली के साथ उसका कनेक्शन होता है। लेकिन दोस्तों मार्केट इकोनॉमी की वजह से, लैंड रिफॉर्म होने की वजह से इस सिस्टम में हमको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, और इसी से ये जो कास्ट सिस्टम है ये वीकन होता है। देन सेकंड फैक्टर ये भी आता है, चेंज इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स आज की डेट में बर्थ से ज़्यादा आपकी जो एबिलिटी है, जिसकी वजह से आपको पावर, प्रेस्टीज एंड वेल्थ मिलती है, उस पर ज़्यादा फोकस होता है, और इसी की वजह से जो हायरार्की है वो आप चेंज कर सकते हो। मींस कास्ट की बजाय क्लास पे ज़्यादा फोकस होता है, और अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप अपनी क्लास को चेंज कर सकते हो, और इसी वजह से ये जो कास्ट सिस्टम है ये वीकन होता हुआ हमको दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों ये एक तरह का पैराडॉक्स है, जहाँ पे एक जगह हमको कास्ट सिस्टम वीकन होता हुआ दिखाई देता है, वहीं दूसरी जगह हमको कास्ट सिस्टम स्ट्रेंथन भी होता हुआ दिखाई देता है। अब वो कौन से फैक्टर हैं जिससे कास्ट सिस्टम स्ट्रेंथन होता है? नंबर 1, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। फ्रेंड्स देखिए, जो भी फैक्टर कास्ट आइडेंटिटी को प्रमोट करेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा, उससे कास्ट सिस्टम भी स्ट्रेंथन होता है। जैसे कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रही है, हम बात कर रहे हैं पीआरआई की, यूएलबी की, और जब आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो उससे कास्ट आइडेंटिटी और स्ट्रेंथन होती है। देन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। फ्रेंड्स देखिए, ये बात सही है कि जो लोअर कास्ट हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिक्स एक प्लेटफॉर्म देती हैं अपनी वॉइस को रेज करने का, लेकिन उसका एक निगेटिव पॉइंट भी है। वो क्या? कि कास्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक वोट बैंक बन जाता है, और फिर उससे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होगा लोअर कास्ट में और हाई कास्ट में, क्योंकि हाई कास्ट स्टेटस को चाहती हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, यूपी में आरजेडी, ठीक है, ये बेसिकली कास्ट पॉलिटिक्स ज़्यादा करते हैं। देन कलेक्टिव मोबिलाइजेशन। फ्रेंड्स हमने रिसेंट काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे जहाँ पे जब किसी दलित के ऊपर एट्रोसिटीज़ होती है तो कास्ट ग्रुप का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हाथरस वाला केस हो या फिर पायल तड़वी वाला केस हो, तो हमको कास्ट ग्रुप का मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है, जैसे कि भीम आर्मी, ठीक है। और इससे होता क्या है? कास्ट आइडेंटिटी और स्ट्रेंथन होती है।
देन लेजिस्लेटिव मेजर्स, रिजर्वेशन दिया जा रहा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जहाँ पे हर किसी बंदे को वोट देने का अधिकार है, और इससे जो कास्ट हैं वो एक वोट बैंक बन के रह जाती हैं। देन डोमिनेंट कास्ट फिनोमिना। फ्रेंड्स, कभी कभी किसी एरिया में ऐसा होता है कि कोई कास्ट जो है वो डोमिनेंट हो जाती है और उससे वो बाकी की कास्ट के ऊपर रूल करने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यादव एंड भूमियार इन यूपी एंड बिहार। फ्रेंड्स, अब कोई कास्ट डोमिनेंट कास्ट कब बनती है, उसके क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? नंबर 1, एक तो पॉपुलेशन हो उसके पास जो कि एक वोट बैंक बन जाती है। नंबर 2, लार्ज लैंड होल्डिंग हो। नंबर 3, पॉलिटिकली डोमिनेंट हो। देन इंग्लिश स्पीकिंग, इससे भी इनका सोशल स्टेटस काफी हाई हो जाता है। या फिर लास्ट वन इज मसल पावर। तो अगर किसी कास्ट के पास इनमें से कुछ भी है तो वो कास्ट एक डोमिनेंट कास्ट बन जाती है और उससे होगा क्या, उसकी एक वर्चुअल मोनोपोली हो जाएगी उस पूरे रीजन में। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट डायमेंशन है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट होता है? दोस्तों, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस जिससे सोसाइटीज, इकोनॉमीज, कंट्रीज के बीच में इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है, इंटीग्रेशन बढ़ता है। जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की तो इंडिया में हमको क्या चीज़ देखने को मिल रही है? अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, ये सब आप जानते होंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है, इंटरकास्ट मैरिज भी बढ़ रही हैं, लोगों के बीच में सोशलाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, नई नई अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही है, एक एमएनसी कल्चर हमको देखने को मिल रहा है। और इन सब का कास्ट सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है? कास्ट सिस्टम की जो रिजिडिटी है वो कम हो रही है, मतलब कास्ट सिस्टम वीकन होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू क्या है कि जो वल्नरेबल कास्ट हैं, क्योंकि उनके पास अब स्किल्स नहीं है तो उनको मजबूर होना पड़ रहा है मीनियल जॉब्स करने के लिए, लाइक मैनुअल स्कैवेंजिंग, और इससे ये जो कास्ट आइडेंटिटी है ये और स्ट्रेंथन होती है। अगर हम बात करें अनटचेबिलिटी की तो वो स्टिल प्रेवलेंट है इंडिया में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही पहलू हैं जो आपको याद रखने होंगे। अब दोस्तों, हमारा ये लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और क्वेश्चन क्या है कि कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएटेड फॉर्म्स, हेंस द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। कमेंट। कास्ट सिस्टम नई आइडेंटिटी को अज्यूम कर रहा है और इस वजह से हम कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम को हम इंडिया से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आपको इस पर कमेंट करना है। अब दोस्तों, ये किस नई आइडेंटिटी की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कास्ट एंड पॉलिटिक्स की, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। एंड दोस्तों, ये कौन कौन सी नई आइडेंटिटी है, क्या चीज़ हमको देखने को मिलती है? खाप पंचायत हमको देखने को मिल रही हैं। हमको देखने को क्या मिल रहा है? डिमांड फॉर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जैसे कि गुजर हो गए, मराठा हो गए, पटेल हो गए, पाटीदार हो गए। अब ये सभी ग्रुप जो हैं रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा कास्ट के बेसिस पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हमको देखने को मिल रहा है। हमने बात की थी आरजेडी की, हमने बात की थी बहुजन समाज पार्टी की। इसके अलावा हमको काफ़ी सारे रीजनल कास्ट फॉर्मेशन हमको देखने को मिलते हैं, एसोसिएशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि दलित महासभा हो गया, दलित मंडल हो गया, ठीक है। तो इन सब की यहाँ पे बात की जा रही है। अब दोस्तों, इसमें सेकेंड पार्ट कहा गया है कि द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। अब दोस्तों देखिए, ये बात सही है कि कास्ट सिस्टम को इंडिया से ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कास्ट जो है वो हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन का पार्ट बन चुका है और इसलिए इसको इरेडिकेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको सॉल्यूशंस दे सकते हो जिस पे हमें वर्क करना होगा, जैसे कि इंटर कास्ट मैरिज को प्रमोट किया जाए,
एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, और जो कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि एनजीओ हो गया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इनको हमको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए, क्योंकि जब तक कम्युनिटी खुद से आगे नहीं आएगी तब तक कास्ट सिस्टम ख़त्म नहीं हो सकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एंड मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे एंड आप इसको अटेम्प्ट करिए, और फिर आप इस आंसर को पोस्ट कर सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है पीयर इवैल्यूएशन वाला, वहाँ पे आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना न भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।